महान विचारक वोल्टेयर ने कहा था, प्रत्येक मनुष्य उस युग का प्राणी है जिसमें वो रहता है। बहुत कम लोग ही अपने विचारों से उस युग से ऊपर उठ पाते हैं। आज हम एक ऐसे ही दौर की बात कर रहे हैं जहां दुनिया को देखने के, समझने के जो स्थापित विचार हैं वो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। नमस्कार। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले लेख के आधार पर बात करेंगे वैश्विक विचारों में आ रहे एक बड़े बदलाव पर। देखिए, ये विषय ना सिर्फ आम जानकारी के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से ये काफ़ी अहम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो ये बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था है उससे जुड़ा है ये। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे शीत युद्ध के बाद जो एक सोच उभरी थी दुनिया में, जिसे वॉशिंगटन सहमति कहते थे अक्सर, वो अब एक नई दिशा ले रही है। और इस नई दिशा पर चीन का जो मॉडल है, आर्थिक भी वैचारिक भी, उसका असर साफ दिख रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। हम शुरू करेंगे उस दौर से जब फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा इतिहास का अंत हो गया। हाँ, वो मशहूर घोषणा। और जॉन विलियमसन की वॉशिंगटन सहमति ने दुनिया की आर्थिक नीतियों को, मतलब एक तरह से डिफाइन कर दिया था। बिल्कुल। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे 2008 का वो जो वित्तीय संकट आया, बड़ा जबरदस्त था वो, और साथ ही चीन का जो मतलब अभूतपूर्व आर्थिक उदय हुआ, उसने कैसे इन जमी जमाई पश्चिमी धारणाओं की जड़ें हिला दी। सही बात है। और इसी उथल पुथल के बीच से एक संभावित नई बीजिंग सहमति का आइडिया पनपने लगा। तो आज का जो हमारा ये विश्लेषण है वो इसी वैचारिक बदलाव पर, इसके कारण क्या हैं और दुनिया भर में इसके मायने क्या हो सकते हैं, इसी पर रहेगा। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये राजनीति और शासन के मॉडल की भी कहानी है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1989, बर्लिन की दीवार गिरी। हाँ। सोवियत संघ का विघटन हुआ। मतलब वो जो दो ध्रुवीय दुनिया थी, वो खत्म हो गई। हाँ। इसी माहौल में राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने अपना वो मशहूर निबंध लिखा, फिर किताब भी आई, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उनका तर्क बड़ा सीधा था और उस समय बहुत असरदार भी, कि भाई इतिहास की जो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी वो खत्म। पश्चिमी उदार लोकतंत्र और फ्री मार्केट इकोनॉमी ही इंसान के राजनीतिक और आर्थिक संगठन का मतलब फाइनल रूप है, सार्वभौमिक। उन्होंने माना कि बस यही मॉडल अब पूरी दुनिया में फैलेगा, कानून का राज होगा। हाँ, मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं, मानवाधिकार होंगे, स्वतंत्र चुनाव होंगे। एक तरह से कहें तो ये पश्चिम के मूल्यों की ग्लोबल जीत की घोषणा थी। और देखिए, ठीक इसी माहौल में अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने 1989 में ही वॉशिंगटन सहमति यानी वॉशिंगटन कंसेंसस शब्द इस्तेमाल किया। असल में तो ये लैटिन अमेरिकी देशों के लिए कुछ 10 आर्थिक सुधारों का सेट था। हाँ, शुरू में वहीं के लिए था, पर जल्दी ही ये दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए एक स्टैंडर्ड नुस्खा बन गया। इसमें क्या क्या था? इसमें मुख्य तौर पे था राजकोषीय अनुशासन, मतलब सरकार खर्च पर कंट्रोल रखे, घाटा कम करे, सरकारी खर्च को शिक्षा स्वास्थ्य पर लगाए, टैक्स सुधारें, ब्याज दरें खोल दें, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट हो, व्यापार उदारीकरण, टैरिफ कम करो। हाँ, व्यापार खोलो, विदेशी निवेश को आने दो, सरकारी कंपनियों को बेचो, यानी निजीकरण, और इकोनॉमी से कंट्रोल हटाओ, डीरेगुलेशन करो। संक्षेप में कहें तो सरकार का रोल कम करो, बाजार को ज्यादा ताकत दो। हाँ, यही निचोड़ था। और इसको लागू कौन करवा रहा था? वो वॉशिंगटन में बैठे बड़े संस्थान, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल। अक्सर कर्ज देते थे तो शर्त लगा देते थे कि ये नीतियां लागू करो। शर्त के तौर पर। तो फुकुयामा के राजनीतिक विचार और विलियमसन के आर्थिक नुस्खे, ये दोनों मिलकर एक बड़ा शक्तिशाली पैकेज बन गए। सबने मान लिया कि फ्री मार्केट, प्राइवेट बिजनेस और कम दखल देने वाली सरकार ही विकास का एकमात्र रास्ता है। सही बात है। और जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं थी, उनको तो जैसे इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। दिलचस्प बात यह भी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं था, ये पूरी विचारधारा थी। हाँ बिल्कुल, एक दावा था कि पश्चिम ने इतिहास का सही रास्ता खोज लिया है और बाकी दुनिया को बस उसी पर चलना है। और दशकों तक इसका दबदबा रहा, वैश्विक नीतियों पर, चर्चाओं पर। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया
2008-9 का वित्तीय संकट। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था। इसे अक्सर वैश्विक वित्तीय संकट कहते हैं, पर लेख इसे ज्यादा सटीक तरीके से ट्रांस अटलांटिक वित्तीय संकट कहता है। सही है, क्योंकि शुरुआत तो अमेरिका के सबप्राइम मॉर्गेज बाजार से हुई थी। हाँ, और सबसे गहरा असर भी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप पर ही पड़ा। इस संकट ने तो वॉशिंगटन सहमति की पूरी इमारत की नींव हिला दी। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो पश्चिमी देश, उनकी सरकारें, उनके संस्थान दशकों से विकासशील देशों को उपदेश दे रहे थे कि भाई फिस्कल डिसिप्लिन रखो, सरकार दखल ना दें। हाँ, जब अपने यहाँ संकट आया तो ठीक उल्टा किया। उन्होंने अपने बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों, बीमा कंपनियों को, यहाँ तक कि ऑटो कंपनियों को बचाने के लिए खरबों डॉलर लगा दिए। सोचिए जरा, जिन सिद्धांतों की दुहाई देते थे, राजकोषीय अनुशासन, निजीकरण, बाजार को काम करने दो, उन्हीं को ताक पर रख दिया। बिल्कुल। सरकारों ने अंधाधुंध पैसा छापा, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा गया, और प्राइवेट कंपनियों को बेल आउट किया। ये भी तो एक तरह का राज्य पूंजीवादी था, जिसके लिए वो दूसरों की आलोचना करते थे। हाँ, इसने वॉशिंगटन सहमति के नैतिक और वैचारिक अधिकार को गहरा धक्का पहुंचाया। बिल्कुल। और अचानक से जॉन मेनार्ड कीन्स के विचार, जो सरकारी दखल और मांग बढ़ाने की बात करते थे, वो फिर से चर्चा में आ गए। हाँ, उनके जीवनीकार रॉबर्ट स्किडेल्स्की ने तो 2009 में किताब भी छाप दी, केन्स द रिटर्न ऑफ द मास्टर। ये एक बड़ा वैचारिक यूटर्न था। और इस संकट के दौरान एक और बहुत जरूरी बात हुई। अमेरिका के जो उस वक्त के ट्रेजरी सचिव थे, हैंक पॉल्सन, हाँ, गोल्डमैन सैक्स वाले। हाँ, उन्होंने संकट से निपटने के लिए चीन से मदद मांगी। चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना जारी रखा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। पॉल्सन ने बाद में अपनी किताबों में, जैसे ऑन द ब्रिंक और डीलिंग द चाइना, इसमें चीन की सकारात्मक भूमिका को माना भी। ये अपने आप में ही वॉशिंगटन सहमति के उसूलों से बहुत बड़ा भटकाव था। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो मदद के लिए एक कम्युनिस्ट शासित देश की तरफ देख रही थी। गजब। यहीं से बीजिंग सहमति के विचार को ताकत मिलनी शुरू हुई। चीन, जिसने 2008 के संकट का सामना तुलनात्मक रूप से बेहतर ढंग से किया और जल्दी उभर भी गया। हाँ, तेजी से हो रहा था। उसके आर्थिक मॉडल की तारीफ होने लगी। ये मॉडल क्या था? इसे मोटे तौर पर कह सकते हैं राज्य नियंत्रित पूंजीवाद, स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। बाजार तो काम करता है, लेकिन जरूरी क्षेत्रों में सरकार का कंट्रोल और डायरेक्शन बना रहता है। हाँ। खुद हैंक पॉल्सन ने 2014 की अपनी किताब डीलिंग विद चाइना में चीनी लीडरशिप की तारीफ की थी कि कैसे उन्होंने मुश्किल आर्थिक सुधार लागू किए। धीरे धीरे अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों, पॉलिसी बनाने वालों के बीच चीन के इस मॉडल को बीजिंग सहमति कहा जाने लगा। एक ऐसा मॉडल जो आर्थिक विकास पर जोर देता है, भले ही इसके लिए राजनीतिक आजादी और उदारवादी मूल्यों से थोड़ा समझौता करना पड़े। यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा लेख में बताया गया है, कि पश्चिमी देशों में सरकार के दखल की वापसी का कारण सिर्फ 2008 का संकट ही नहीं था। एक और बड़ा कारण था। वो था अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता हुआ आर्थिक फासला और जियोपॉलिटिकल मुकाबला। चीन का जो अकल्पनीय उदय था, वो पश्चिम के लिए एक चैलेंज बन गया था। हाँ, चीन 2009 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और फिर कुछ ही सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना, फिर सबसे बड़ा इंपोर्टर भी बन गया। ये तो सीधे सीधे पश्चिमी दबदबे को चुनौती थी। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में एडवर्ड लुटवाक और रॉबर्ट ब्लैकवेल जैसे जो प्रभावशाली जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने तर्क देना शुरू किया कि अमेरिका को चीन के उदय को रोकने के लिए इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट मतलब ये कि आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल रणनीतिक और भू राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए किया जाए। ये बिल्कुल फ्री ट्रेड वाले विचार से अलग था। अच्छा, इन विचारों का असर हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति में दिखा। हाँ, जिसे अक्सर मर्केंटलिस्ट या व्यापारिकतावादी कहा जाता है। मर्केंटलिज्म यानी वो सोच जो मानती है कि देश की दौलत बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो और इंपोर्ट कम करो, अक्सर सरकारी संरक्षणवाद के जरिए। बिल्कुल। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए, ट्रेड वॉर छेड़ा। और ये सिर्फ ट्रंप तक ही नहीं रहा। लेख बताता है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल और फिर राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन के दौरान भी अमेरिका ने अपने एक्सपोर्ट्स, खासकर डिफेंस के सामान और तेल गैस को बहुत आक्रामक तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा लगने लगा जैसे अमेरिकी सरकार अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और एनर्जी कंपनियों की सेल्स एजेंट बन गई हो। वो जो पारंपरिक लाइन थी, हाँ, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के बीच, जिसका अमेरिकी डिप्लोमेट अक्सर दावा करते थे,
वो धुंधली होने लगी। ये भी तो एक तरह से राज्य के बढ़ते दखल का ही इशारा था। तो एक तरफ अमेरिका और पश्चिम में राज्य का दखल बढ़ रहा था, दूसरी तरफ वो वॉशिंगटन सहमति के पुराने किले IMF और वर्ल्ड बैंक वो भी अपनी भाषा बदल रहे थे। हाँ, वो भी अब आंख बंद करके सिर्फ निजीकरण और कटौती की बात नहीं कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट्स में, बयानों में अब फिस्कल लिबरलिज्म की बात होने लगी। मतलब जरूरत पड़े तो सरकारी खर्च बढ़ाओ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के महत्व की बात होने लगी, निष्पक्ष व्यापार की बात होने लगी, सिर्फ मुक्त व्यापार की नहीं। ये बदलाव था। यहाँ एक और दिलचस्प बदलाव का जिक्र है लेख में। जो पारंपरिक थिंक टैंक थे, उनके अलावा बिल गेट्स जैसे अरबपतियों के फाउंडेशन और मैकेंजी जैसी ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्में, हाँ, ये पॉलिसी बनाने में ज्यादा प्रभावशाली होने लगी। ये अक्सर प्रैक्टिकल समाधानों पर जोर देती हैं, जो कभी-कभी विचारधारा से ज्यादा नतीजों पर फोकस करते हैं। सही बात है। कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा कि वॉशिंगटन सहमति और बीजिंग सहमति के बीच का जो फर्क था वो मिट रहा है। शायद दुनिया अनजाने में ही सही आर्थिक सफलता के लिए चीन के मॉडल के कुछ तत्व अपना रही थी। लेकिन लेख हमें इससे भी आगे सोचने को कहता है। ये सिर्फ आर्थिक मॉडल की मिलने की कहानी नहीं है। नहीं, लेखक का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, जिसे लेख ट्रंप 2.0 कहता है, शायद उनके असर के जारी रहने या दूसरे संभावित कार्यकाल के संदर्भ में। हाँ, हो सकता है। और उससे पहले भी पश्चिमी उदार लोकतंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, उन्हीं पर हमला हुआ है। किन स्तंभों की बात हो रही है? जैसे मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बढ़ते अंकुश, प्रेस और मीडिया की आजादी पर दबाव, और प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता, यहाँ तक कि श्वेत अमेरिकी नस्लीय श्रेष्ठता जैसे विचारों का मुख्य धारा में आना। लेख गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर पश्चिमी देशों की जो प्रतिक्रिया रही या उसकी कमी रही, उसे भी इसी कड़ी में देखता है। जहां मानवाधिकारों की चिंताएं जियोपॉलिटिकल हितों के आगे छोटी पड़ गए। बिल्कुल। और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, चुनाव प्रक्रिया, स्वतंत्र एजेंसियां, उनका मजाक उड़ाना या उन्हें कमजोर करना, ये भी इसी ट्रेंड का हिस्सा बताया गया है। संक्षेप में कहें तो पश्चिम का उदारवाद खुद ही फासीवाद और सत्तावाद के कुछ लक्षणों की ओर झुकता दिख रहा है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। लेख एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछता है। दशकों तक पश्चिमी देश चीन और दूसरे सत्तावादी राज्यों की आलोचना करते थे कि वहां मानवाधिकार नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। हाँ, इसी आधार पर। लेकिन जब भारत और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों में भी नागरिक स्वतंत्रताएं सिकुड़ रही हैं, असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में हैं, तो फिर ये देश उन सत्तावादी राज्यों से मौलिक रूप से अलग कैसे रह जाते हैं जिनकी वे आलोचना करते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेख का तर्क है कि हर राज्य, चाहे उसका कानूनी ढांचा लोकतांत्रिक हो या सत्तावादी, वो धीरे धीरे एक निगरानी राज्य यानी सर्वेलेंस स्टेट बनता जा रहा है। चीन ये काम खुलेआम करता है, ज्यादा प्रभावी ढंग से करता है। नागरिकों पर नजर रखना, डेटा जमा करना, सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू करना। हाँ, वो तो है। लेकिन नई दिल्ली, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, ये तथाकथित उदार लोकतंत्र भी यही काम कर रहे हैं, शायद ज्यादा गुपचुप तरीके से, राष्ट्रीय सुरक्षा या अपराध नियंत्रण के नाम पर। बिल्कुल। और सिर्फ निगरानी ही नहीं, लेख ये भी इशारा करता है कि कैसे राष्ट्रीय विकास के नाम पर राज्य अक्सर कुछ गिने चुने अरबपति उद्योगपतियों का पक्ष लेता है, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। हाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आम नागरिक की स्वतंत्रता कम की जाती है। कागज पर तो सब कानून और संविधान के दायरे में होता है, लेकिन असल में राजनीतिक ताकत इतनी ज्यादा एक जगह जमा होती जा रही है कि मीडिया, न्यायपालिका, विपक्ष जैसी जो लोकतंत्र की निगरानी और संतुलन बनाने वाली संस्थाएं हैं, हाँ, वो या तो बेअसर हो गई या उनसे समझौता कर लिया गया है। लेख इसके कुछ उदाहरण भी देता है बिना ज्यादा डिटेल में जाए। जैसे अमेरिका में आरोप लगते हैं कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के बजाय सत्ताधारी दल के हित साधने के लिए हो रहा है। या भारत में सरकारी एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल आलोचकों, पत्रकारों, राजनीतिक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किए जाने की चिंताएं व्यापक हैं। ये सभी संकेत लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है फिर? हम जा कहाँ रहे हैं? लेख का तो मुख्य तर्क है वो ये है कि चीन का मॉडल, जो राज्य नियंत्रित पूंजीवाद और राजनीतिक सत्तावाद का एक मिक्सचर है, और जिसे अक्सर नॉलेज बेस्ड समाज बनाने और ह्यूमन कैपिटल यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल में व्यवस्थित निवेश से सपोर्ट मिलता है,
हाँ, वो दुनिया भर में खासकर कई संघर्ष कर रहे लोकतंत्रों में प्रशंसक पा रहा है। लोग उसे पसंद कर रहे हैं। यहाँ आकर्षक और शायद चिंताजनक बात यह है, जैसा लेख साफ करता है, कि चीन भले ही अभी कुल मिलाकर आर्थिक और सैन्य ताकत में अमेरिका से आगे न निकला हो, और इसमें शायद अभी कई दशक लग जाएं, हाँ, लेकिन उसका जो विश्व दृष्टिकोण है, जो वर्ल्ड व्यू है, यानी आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उदारवादी मूल्यों से ऊपर रखना, वो आज एक प्रमुख वैश्विक विचारधारा बन रहा है। ये सिर्फ चीन का मॉडल नहीं रहा, अब ये एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए कि कई देशों के नेता और नागरिक वो आर्थिक प्रगति की चाह में इस मॉडल को आकर्षक पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है। लेखक का कहना है कि भविष्य के आर्थिक कल्याण के बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल। चाहे उसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा कहें, या शी जिनपिंग का चाइना ड्रीम, या भारत का विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य, ये सब भविष्य के बड़े वादे हैं। और इन भविष्यों के वादों का इस्तेमाल जाने अनजाने आज यानी वर्तमान में मानवाधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सीमित करने के लिए एक बहाने के तौर पर किया जा रहा है। हाँ, तर्क दिया जाता है कि थोड़ी कठिनाई या अनुशासन जरूरी है ताकि भविष्य में महान आर्थिक लक्ष्य हासिल हो सकें, राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। सही कहा। लेख एक बहुत तीखे सवाल के साथ खत्म होता है। आज फुकुयामा के इतिहास के अंत या विलियमसन की वॉशिंगटन सहमति की बातें कौन सुन रहा है? ऐसा लगता है कि हम सब, चाहे माने या ना माने, किसी न किसी रूप में एक नए बीजिंग सहमति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां राज्य की ताकत सबसे ऊपर है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अक्सर राष्ट्रीय हित या आर्थिक विकास के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे पिछले करीब 3 दशकों में दुनिया कितनी बदल गई है। बहुत ज्यादा। शीत युद्ध के बाद वो जो पश्चिमी उदारवादी जीत की घोषणा हुई थी, एक ध्रुवीय दुनिया का सपना था, उससे लेकर आज का ये जटिल, बहुध्रुवीय और वैचारिक रूप से बटा हुआ वैश्विक नजारा। बिल्कुल। एक ऐसा नजारा जहां राज्य का नियंत्रण और सत्तावादी झुकाव सिर्फ तानाशाही वाले देशों में नहीं, बल्कि स्थापित लोकतंत्रों के अंदर भी अपनी जड़ें जमा हैं। और जैसा कि इस विश्लेषण ने दिखाया, अक्सर इसका बहाना भविष्य के सुनहरे आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना बताया जाता है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या भविष्य के भव्य आर्थिक सपनों का पीछा करना कहीं अनजाने में वर्तमान की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बलि देने का एक यूनिवर्सल बहाना बनता जा रहा है? क्या विकास के नाम पर हम अपनी आजादी खो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसे इंडियन एक्सप्रेस का ये लेख हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों पर गहराई से चर्चा सुनना चाहते हैं, खासकर यदि आप यूपीएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज हमें फॉलो या सब्सक्राइब करें। हाँ, आपकी टिप्पणियां और सवाल हमारे लिए बहुत कीमती हैं। बिल्कुल, और हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जरूर बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर चर्चा सुनना चाहेंगे।